ठीक है ना। तो देखो मैंने हेडिंग डाल रखी है कोरोजन। ये कोरोजन है क्या, को समझ लेते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, आपने अगर किसी भी एक्टिव मेटल को क्या किया है ना, आपने उसको लॉन्ग टाइम तक एयर और लाइट में एक्सपोज करके रख दिया है ना, किसी भी एक्टिव मेटल को एयर और लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज करके रख दिया, तो अब आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या है। देखो मॉइस्चर कंटेंट है बच्चों, बहुत सारी गैसेज है बच्चों, है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी आपकी मॉइस्चर कंटेंट है ना बच्चों, ये क्या करते हैं कि उस एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट और रिएक्ट करके बहुत सारे अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाते हैं, है ना। जैसे सपोज ऑक्साइड बन गया, है ना, सल्फाइड बन गया, हो सकता है सल्फेट बन गया, ठीक है, हो सकता है कार्बन बन गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों कि जो एक्टिव मेटल रिएक्टिव होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी आपकी मॉइस्चर कंटेंट है, अलग अलग गैसेज हैं, है ना, के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत सारे कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, है ना, ठीक है। इस तरह से ये कंपाउंड क्या होता है, देखो इसका इसका कंटिन्यू इसका कंटिन्यूस क्या होगा, डिटीरियोरेशन। इसका कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, डिटीरियोरेशन। ठीक है, और इसी कंटिन्यूस डिटीरियोरेशन को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी कंटिन्यूस डिटीरियोरेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन बोलते हैं। समझ में आया। देखो वापस सुनो, कोई भी एक्टिव मैटर आप उसको एयर और लाइट में एक्सपोज करके रख दो, खुला करके रख दो, तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता होगा मॉइस्चर कंटेंट होता है, अलग अलग गैसेस होती है ना। तो उनसे रिएक्ट करके ये क्या करता है, आपके बहुत सारे अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाता है, लाइक ऑक्साइड है, सल्फाइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है ना। और उससे क्या होगा, ये कंटिन्यूस डिप्लीट होगा, डिटीरियोरेट होगा, और इसी डिटीरियोरेशन को अपन बोलते हैं कोरोजन। जैसे देखो, अगर अपन बात करें, देखिए आपकी ग्रीन कलर कोटिंग ऑन कॉपर यूटेंसिल्स, है ना। तो घरों में जो अपने बर्तन होते हैं बच्चों, यूटेंसिल्स हैं, आप देखना कि उनके ऊपर है ना एक ग्रीन कलर की दिखेगी आपको, आपको उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग दिखेगी। आप कभी जूनागढ़ घूमने गए हो तो वहां ऊपर के बहुत बड़े बड़े कंटेनर दिखेंगे आपको, तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है बच्चों। वो ग्रीन कलर क्या होता है, वो इस ये बन जाता है CuCO3.CuOH की होल्ट वाइज। इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं मेलेकाइट ग्रीन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेलेकाइट ग्रीन। अच्छा, फिर देखिए आप लोगों ने देखा होगा टेनिसिंग ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट या ऑर्नामेंटल। सिल्वर के जो ऑर्नामेंटल्स होता है ना बच्चों, धीरे धीरे उनकी जो ब्राइटनेस है बच्चों, वो कम होती जाती है। आप देखना, अगर आपने कोई भी सिल्वर का ऑब्जेक्ट पहन रखा हो, रिंग पहन रखा हो, या जो भी एक्स वाई जेड है, तो धीरे धीरे ना उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाती है। रीजन उसका क्या है, AG2S। हाँ वेरी गुड लक्षिता। ब्लैकनेस आपने देखा, ब्लैकनिंग होने लग जाती है,
काले पड़ने लग जाते हैं, है ना। तो वो किस कारण होता है बच्चों? Ag2S के कारण, है ना। एंड सबसे अच्छा एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो सब जानते हो बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा ही होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत कॉमन है ना, जंग लग जाना। देखो बच्चों Fe2O3.X2। अब ध्यान दो, देखो बच्चों जब ग्रीन कलर की कोटिंग हुई तो कॉपर का कार्बोनेट बना, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना। जब टेनिसिंग ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट हुआ, सल्फाइड बना। रस्टिंग ऑफ आयरन में देखो आयरन का ऑक्साइड बना। समझ में आया? तो बोलो बेटा, Ag कॉपर Fe ये मेटल है, ये एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आते ही एयर के अंदर जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, जो अलग अलग गैसेज हैं, उनसे रिएक्ट किया और अलग अलग कंपाउंड बना। और इन कंपाउंड के फॉर्मेशन से क्या होगा वहां पर? इसका कंटिन्यूअस डिटीरियोरेशन हो रहा है। समझ में आ गया? तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस डिटीरियोरेशन of an active metal due to formation of various undesirable compound like oxide, sulfide, carbonate, hydroxide is known as corrosion। इस डेफिनेशन में किसी को डाउट है? इस डेफिनेशन में डाउट है बच्चों? 12th में आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोरोजन। इस डेफिनेशन में किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो बोलिए। नहीं है? अब देखो बच्चों सुनो, अब हमारे सिलेबस में बच्चों जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, वो हमारे सिलेबस में, तो इसको देखते हैं बच्चों अपन। देखो सुनो, रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में देखो बच्चों क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा होता है ना। इसकी थ्योरी को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब देखो बच्चों, जब भी रस्टिंग होता है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। अब देखो बच्चों, बात को ध्यान से सुनना कि जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिएगा? देखो बच्चों, एक चाहिएगा एनोड, एक चाहिएगा कैथोड, और क्या चाहिएगा बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और क्या चाहिए? एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और क्या चाहिए? वेरी गुड, इलेक्ट्रोलाइट। आपको चाहिएगा इलेक्ट्रोलाइट, चाहिएगा। अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अगर अपन इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी पॉल्यूटिंग गैसेस होती है बेटा। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का रीजन होता है बहुत सारी गैसेस। तो देखो बच्चों, जैसे CO2 है, जैसे SO2 है, बोलो ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है ना बच्चों? हो जाती है। डिजोल्व होके इसने देखो क्या बनाया, H2CO3। इसने क्या बनाया, H2SO3। ये देखो फाइनली इस तरह से ब्रेक हुई बच्चों। ये समझ में आया? क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट मिल गया? क्या आपको इलेक्ट्रोलाइट मिल गया बच्चों? बेटा एनवायरमेंट के अंदर CO2 होता है, SO2 होता है। आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में इतना फ्यूल यूज होता है, CO2 की तो एक्सेस होता है एनवायरमेंट में, होता है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब एनोड
कौन बनेगा? एनोड पे क्या होता है बच्चों, बताओ? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, अब बताओ यहां मेटल कौन है? मेटल कौन है बच्चों? मेटल कौन है? Fe खुद है ना। तो बेटा ये खुद एनोड का काम करता है, देखो ये इस तरह से, सुना है ना? बोलो इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, लूज किया बच्चों। और इसका जो इसका ई नोट आता है वो आता है 0.44 वोल्ट। अब मुझे बताओ एनोड से जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कैथोड पर जाएंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, आप मुझे बताओ कि जब इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में ऊपर ध्यान दीजिए कि वहां पर H प्लस बने हुए ना, तो बच्चों वो क्या करते हैं, ये 2H प्लस उन दो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ले लेंगे क्या? तो बोलो ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेते ही किस में कन्वर्ट हो गए? हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गए। बोलो बच्चों, आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? ये देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ये हाथों हाथ, हैंड टू हैंड, बोलो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है बच्चों, होती है। उसके साथ इसने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके उसने बना दिया H2O। तो बताओ कैथोड पर देखो बच्चों नेट रिएक्शन क्या हुई, ध्यान से देना। देखो 2H प्लस है ना, हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन H2, ठीक है बच्चों। इसका ई नोट आया 1.23 वोल्ट। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बताओ एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ। ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, बताओ किसका हुआ? एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Fe का हुआ। कैथोड पर रिडक्शन किसका हुआ? कैथोड पर रिडक्शन किसका हुआ? सोच के आंसर देना, सोच के रिप्लाई करना, बस यही तो, सोचते नहीं हो ना तुम लोग। ऑक्सीजन का हुआ है बेटा, H प्लस का नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है, चेक करो। देखो बच्चों फाइनल इक्वेशन में आप मुझे बताओ कि जैसे ये H2 है, इस H2O में तो ये अभी भी +1 ही है। देखो O2 के अंदर ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है, तो 0 से देखो -2। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैथोड पर रिडक्शन H प्लस का कर देते हैं, बट वो गलत है। कैथोड पर रिडक्शन बच्चों ऑक्सीजन का होता है, ये ध्यान रखना। और वो होता किसकी प्रेजेंस में? कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, बताओ? H प्लस की प्रेजेंस में। समझ में आई बात, है ना बच्चों? अब बच्चों देखो, अगर मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी हो, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन में अपन दोनों को जोड़ दें, एनोड प्लस कैथोड को जोड़ दें बच्चों। जोड़ते ही देखो क्या होगा, Fe 2H प्लस हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन Fe प्लस 2 प्लस H2O, है ना बच्चों? और ये कैंसिल आउट होगी, बोलो। तो बच्चों देखो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये है। पहले इस इतने में किसी को डाउट है क्या? देखो मैं एक बार वापस लिख देता हूं कि बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ इसका Fe का, और रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, है ना बच्चों? अब एक बात सुनो बच्चों, देखो अगर आपको रस्टिंग को रोकना है ना, अगर आपको रस्टिंग को रोकना है ना, तो इसमें से किसी एक रिएक्शन को रोक दो। आप किसी भी एक रिएक्शन को रोक दो। अगर आपने रोक दिया ना,
तो रस्टिंग का प्रोसेस अपना आप रुक जाएगा। मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर रस्टिंग को रोकना है तो या तो एनोड वाली रिएक्शन को रोक दो या कैथोड वाली को रोक दो। अब एक बात हो बच्चों, अगर इन्वायरमेंट के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन राइज करती है तो बोलो रस्टिंग की जो रेट होगी वो इंक्रीज करेगी क्या? बोलो इंक्रीज करेगी ना। जितने ज्यादा H+ होंगे रेट ऑफ रस्टिंग राइज करेगी। आपने बच्चों एक नाम सुना है, एसिडिक रेन? एसिडिक रेन नाम सुना है क्या? सुना है ना। एसिडिक रेन में आपने देखा होगा बच्चों कि जैसे ताजमहल का आपने सुना होगा ना कि ताजमहल की जो बिल्डिंग है उसको काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। तो जितनी ज्यादा एसिडिक रेन होगी वो होगी क्यों? जितनी ज्यादा इन्वायरमेंट में पॉल्यूटिंग गैसेज होगी तो रेट ऑफ रस्टिंग बढ़ेगी। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर मैंने पीएच बियॉन्ड 7 करता जा रहा हूं, अगर मैं पीएच बियॉन्ड 7 करता जा रहा हूं, समझ में आ रही बात? बेसिक की तरफ जा रहा हूं तो रेट ऑफ रस्टिंग क्या होगी? डिक्रीज करेगी बच्चों। समझ में आया? रीजन समझ में आया आप लोगों को? बच्चों देखो, जैसे ही आपने बेसिक मीडियम में गए आपके पास कौन सा आयन आया? बोलो बेसिक मीडियम में कौन सा आयन आएगा? OH- आयन। वो OH- आयन ये जैसे ही H+ बनेगा उसको क्या कर देगा? H+ बनते उसको क्या कर देगा बच्चों? न्यूट्रलाइज कर देगा, वाटर बना देगा। और वाटर बनते ही आपकी सेकंड रिएक्शन रुक गई, है ना। और रुकते ही आपका प्रोसेस ऑफ रस्टिंग रुक जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो सुनो, अगर अपन बोले देखो रेट ऑफ रस्टिंग, है ना, इन एसिडिक मीडियम क्या होगी? बढ़ेगी बच्चों, ठीक है ना। और रेट ऑफ रस्टिंग इन बेसिक मीडियम ये कम होगी। अच्छा देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, देखो बच्चों एक आयरन का ऑब्जेक्ट तो ये है, इस तरह का आयरन का ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है। और एक आयरन का ऑब्जेक्ट इस तरह का कुछ है, ठीक है। बताओ किस आयरन के ऑब्जेक्ट में रस्ट जल्दी लगेगा, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? बच्चों दूसरे वाले पे लगेगा। रीजन समझ में आया? रीजन देखो, एक तो यहाँ पे ये जो पाउच बना ना, ये जो पिट बना, गड्ढा बना, इससे एक तो सरफेस एरिया बढ़ा। सेकेंडली बच्चों इस पिट के अंदर आपको पता है वाटर एंड ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगी। बोलो बच्चों, वाटर एंड ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगी, है ना। तो बोलो क्या होगा? जितनी ज्यादा पिटिंग होगी, जितने ज्यादा उसमें गड्ढे बने होंगे, डेंट लगा हुआ होगा, तो है ना वहां पे क्या होगा? रेट ऑफ रस्टिंग बढ़ेगी ना। बोलो बच्चों, आपने देखना कि अगर कोई 4 व्हीलर में कहीं डेंट लगा हुआ है ना, और अगर उसको सही नहीं करवाया ना तो बारिश के टाइम में वहां पे ना रस्ट हो जाता है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, एक ये कील है बच्चों, ये कील है, और एक कील ये है, ठीक है। एक तो सीधी है और एक मुड़ी हुई है। तो बताओ रस्टिंग किस पे जल्दी लोगी? रस्टिंग सेकंड वाले में होगी या फर्स्ट वाले में? रस्टिंग होगी बच्चों सेकंड वाले में। होगी कि नहीं होगी? सेकंड वाले में क्यों होगी? कि जैसे ही वो मुड़ी सरफेस एरिया बढ़ गया। आप अपनी अंगुली है ना, आप अपनी अंगुली को सीधी रखो और फिर उसको मोड़ो। मोड़ोगे तो बच्चों जो आपके फोल्ड है ना, ये देखो खुल जाएंगे पूरे ढंग से। स्किन के जो फोल्ड है वो खुलेंगे, हमारी जो स्किन के फोल्ड है ना वो खुलेंगे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ना। बोलो बच्चों, ये बात समझ आएगी? ठीक है। अब देखो बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट है ना, इस पे बेसिस आपके क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अब देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि बच्चों ये जो Fe+2 है ना, ये आगे फिर देखो, फिर आगे रिएक्ट करता है बच्चों।
ध्यान से समझना, Fe+2 से आगे भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है बच्चों, Fe+2 से आगे भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। Fe की एक स्टेट और होती है बच्चों +3, तो ये बन जाएगा Fe2O3, साथ में मिला 4H+ एंड 4 इलेक्ट्रॉन। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो आयरन का ऑक्साइड बन गया? बन गया बच्चों। और आप चाहो तो जैसे पहले फेरस ऑक्साइड बना दो और फेरस ऑक्साइड को आगे फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है, जैसा आप चाहो। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या होगा, ये जो ऑक्साइड बना इसके साथ कंटिन्यूअसली वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते जाते हैं, ये मिल गया हमें। तो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है बच्चों। क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड। और यही क्या है? यही बच्चों रस्ट है। एक तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला पूछते रहते हैं बच्चों आपसे, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला पूछते रहते हैं, समझ में आ गया? बोलो बच्चों। एक मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर एक आयरन का ऑब्जेक्ट एक ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसकी pH 11 है, तो बोलो रस्टिंग लगेगी क्या उस पे? क्या उस पे रस्टिंग होगी? आयरन का एक ऑब्जेक्ट एक ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसकी pH 11 है, नहीं होगा ना बच्चों? अब मैंने बोला कि वो एक ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसकी pH 3 है, अब बोलो, अब तो होगी। समझ में आ गया? ओके बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं। देखो क्वेश्चन ये था बच्चों, ध्यान से सुनो, 2Fe ये दिया हुआ बच्चों, ठीक है? ये IIT-JEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए ये कहता है कि आपको ई सेल फाइंड आउट करना है। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो Fe+ आपको 2 की कॉन्सेंट्रेशन इसने दे रखी है 10⁻³ पीएच दे रखी है 3, ठीक है? और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है 0.118, ठीक है बच्चों? ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। कैसे करेंगे, कौन बताएगा? क्या लगाएं, इसका यूज करें नर्स इक्वेशन। वेरी गुड। तो बच्चों नर्स इक्वेशन अगर लगाएं तो E = E0 -0.06। अच्छा n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? n की वैल्यू 4 है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ 2Fe दिख रहे हैं और यहाँ 2Fe+2 दिख रहे हैं, तो 2 × 0 और ये 2 × 2 तो 4 हो गए। 4 2 ऊपर आ जाएगा, देखो बच्चों क्या Fe+2 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या आ जाएगा, देखो PO2 और H+ की पावर 4 आ जाएगा बच्चों। अच्छा E0 क्वेश्चन में गिवन है, चेक कीजिए 1.67 -0.06, ठीक है बच्चों? Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देखो आपको कितनी 10⁻³ है बच्चों। अच्छा ऑक्सीजन का प्रेशर गिवन है 10⁻⁻1। बच्चों H+ की कॉन्सेंट्रेशन कैसे लाएंगे बताओ? पीएच दे रखा है ना, पीएच अगर 3 है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻³ है ना बच्चों? तो 10⁻³ की पावर 4। क्या आप इसको सोल्व कर लेंगे? अब आगे इसको सोल्व करने से आ जाएगा आपका। समझ आएगी बात बच्चों? बोलो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, नहीं है? अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन ऑब्लिक रस्टिंग।
ठीक है बच्चों, कि कौन कौन से फैक्टर कोरोजन या रस्टिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लेते हैं अपन नेचर ऑफ मेटल। आप बताओ, क्या सारे मेटल का करोजन होगा? क्या सारे मेटल्स का करोजन होगा? नहीं होगा बच्चों। देखो, अगर वो नोबल मेटल है ना, तो नोबल मेटल का कोई करोजन नहीं होगा। नोबल मेटल जानते हैं बच्चों? नोबल मेटल अपन उनको बोलते हैं जो एटमॉस्फेरिक गैसेस से और मॉइस्चर कंटेंट से उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, है ना। नोबल मेटल्स में देखो, जैसे देखो प्लेटिनम है, गोल्ड है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, इस तरह से, है ना। नोबल मेटल आपने ये लास्ट में पढ़ा था बच्चों, कौन से मेटल होते हैं? दोज मेटल्स which are not affected by atmospheric gases and moisture content। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं रिएक्टिव मेटल ले लेता हूं तो बोलो क्या होगा? कोरोजन होगा। रिएक्टिव मेटल का कोरोजन होगा बच्चों, है ना। तो इसका कोरोजन होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर अगर अपन ऐसा बोले कि मान लीजिए इफ impurities are present in metal, है ना, तो बच्चों क्या होता है? करोजन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। मेटल में जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होगी, करोजन की रेट बढ़ जाएगी, है ना। अगर आपके पास प्योर आयरन है ना, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, उस पर रस्टिंग नहीं होगा बच्चों, है ना। अगर आपने प्योर आयरन लिया तो उसमें रस्टिंग नहीं होती। ठीक है, ये फैक्ट समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ये फैक्ट समझ में आ गया? फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस, मुझे बताओ, अगर CO2, SO2, है ना, H2S, इनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर राइज करती है तो रेट ऑफ रस्टिंग क्या होगी? रेट ऑफ कोरोजन क्या होगी? इंक्रीज करेगी बच्चों। तो रेट ऑफ रस्टिंग ये क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने एक आयरन को वैक्यूम में रख दिया, बोलो, अगर एक आयरन को मैंने वैक्यूम में रख दिया, रस्टिंग होगी? नहीं होगी ना बच्चों, कि वैक्यूम के अंदर कोई भी गैसेज है ही नहीं। वैक्यूम में जब आपने इसको रख दिया तो अपन क्या बोलेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है ना, देन देयर विल बी नो रस्टिंग। ये बात समझ आ गई? बोलो बच्चों, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या करेगी बच्चों? रेट ऑफ रस्टिंग को बढ़ाएगा क्या? सरफेस एरिया रेट ऑफ रस्टिंग को बढ़ाएगा बच्चों? ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं बात करूं स्लाइन वाटर, है ना, स्लाइन वाटर क्या करेगा? स्लाइन वाटर क्या करेगा? इंक्रीज करता है बच्चों। आपने देखा होगा बीकानेर के पानी में सोल्ट बहुत है,
है ना। बीकानेर के पानी में सोल्ट बहुत है। अगर आपने कूलर पे, जैसे अपन घरों में अगर कूलर यूज लेते हैं और अगर आपने उसकी कोटिंग नहीं की, उस पर अगर आपने कोई कलर या वार्निश नहीं किया, तो 2-3 साल में पता ही नहीं लगता कूलर था क्या। रस्टिंग बहुत फास्ट होती है, देखा होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, स्लाइन वाटर है ना, तो सॉल्टी है, तो उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो क्या होगा, सोल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा ना, सोल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, समझ में आ गया। तो जितना ज्यादा स्लाइन वाटर होगा, रेट ऑफ रस्टिंग बढ़ेगी। ठीक है ना। हाँ जी, कंडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, मेथड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग। देखो रस्टिंग को रोकने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले बैरियर प्रोटेक्शन। देखो बैरियर प्रोटेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, सपोज ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस आयरन के ऑब्जेक्ट का हम इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन हटा देते हैं। कैसे करके बच्चों, देखो अगर आप इसके ऊपर एक ऑयल की फिल्म लगा दो, आप उसके ऊपर कोई कलर कर दो, है ना, रेड ऑक्साइड की लेयर बना दो, समझ आ रही है बच्चों, उस पर वार्निश कर दो, होता है बच्चों, है ना। गैल्वेनाइजिंग भी करेंगे बच्चों, वो अलग है, अभी बताता हूँ मैं आपको, है ना। गैल्वेनाइजिंग भी करेंगे अपन, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, अब मुझे बताओ, अगर मैंने आयरन के ऑब्जेक्ट को रेड ऑक्साइड, बेटा कलर ही आता है एक तरह का, रेड ऑक्साइड कलर होता है एक, आपको अगर रेड ऑक्साइड, तो इसको आप ऐसे करो, सिंपल कलर लिख लो, है ना, छोड़ो इसको। ऑयल कलर वार्निश या ग्रीस अगर अपन लगा देते हैं ना, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या हो जाएगा, अब बताओ, इसका इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन क्या हो गया, कट हो गया ना। अब जब कट हो गया, तो अब बच्चों रस्टिंग नहीं होगी, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे, नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर एंड लाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बैरियर प्रोटेक्शन के बाद देखो, बाय यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। बच्चों एक बात बताओ, एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन बेसिक होंगे, है ना बच्चों। देखो, एल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, और एल्कलाइन क्रोमेट। तो क्या होता है कि इन सॉल्यूशन में हमने क्या किया, आयरन ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी ऑफ दीज सब्सटेंस, ठीक है ना, कोटिंग बन जाएगी। अब बच्चों क्या होगा, देखो सुनो, एल्कलाइन है ना, तो बोलो क्या करेगा, OH माइनस ऑफ दिस solution will neutralize H प्लस आयन। बोलो, H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बोलो कर देगा। ये बात क्लियर हुई, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट, बाई सेक्रीफाइशियल मेथड। बाई सेक्रीफाइशियल मेथड, ये क्या होगा बच्चों बताओ। एक कहते हैं ना सेक्रीफाइस करना, अगर आपको कुछ पाना है, आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, आपको जेई में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ,
देखो हम क्या करेंगे कि एक मेटल को बचाना चाह रहे हैं तो दूसरे को हम सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे सपोज आप में से बहुत से बच्चे नीट में अगर सिलेक्शन चाह रहे हो, जेई में सिलेक्शन चाह रहे हो, तो आपको पबजी का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, पबजी को छोड़ना पड़ता है ना। बोलो इस टाइम बच्चे पार्क में खेलते होंगे और आप यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हो, है ना। तो बच्चों समझ में आया, है ना। अब तो वैसे पबजी बैन हो गया, और भी बहुत सारे गेम है, तो हमें बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अब देखो बच्चों सुनो, हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं देखो, बाय यूज ऑफ मोर एक्टिव मेटल, है ना। अब एक बात बताना बच्चों, ये मोर एक्टिव मेटल का मतलब समझाता हूं। एक चीज बताओ बच्चों, देखो मेरे पास एक तो ये है और एक मेरे पास ये है। बताओ इन दोनों में देख के बताओ कि ज्यादा रिएक्टिव एक्टिव मेटल कौन है, Fe है या जिंक है, Fe है या जिंक है। बच्चों देखो जिसका SRP जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही ऊपर आएगा, ऊपर आएगा बच्चों। और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करते हैं। ये बच्चे अभी भी Fe बता रहे हैं, बताओ क्या करते हो तुम लोग यार, पढ़ा करो, चैप्टर खत्म होने आया। तो देखो बच्चों, अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें, है ना, तो जिंक जो है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक जो है बच्चों Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो जिंक का SRP मोर नेगेटिव है, चेक करो। तो जिंक ज्यादा ऊपर आएगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हमें से कई बच्चों ने गलत बोला था, अब नाम तो क्या बोलूंगा उन बच्चों का। फिर तुम्हें चैप्टर में क्या समझ में आया। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, हम करते हैं बच्चों देखो, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर आप आयरन पर जिंक की कोटिंग करते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। अभी आप में से कई बच्चे बोल रहे थे इसको बार बार, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों गैल्वेनाइजेशन, है ना। अब ये बचाएगा कैसे, है ना, ये बचाएगा कैसे, ये अपन चेक करते हैं। देखो बच्चों सुनो, अब एनोड कौन बनेगा, अब एनोड कौन बनेगा, Fe बनेगा या जिंक बनेगा, जिंक बनेगा ना, जिंक बनेगा। तो बोलो मैंने कौन सी रिएक्शन स्टॉप कर दी, जो ऊपर दो रिएक्शन हो रही थी, मैंने बोला था इसमें से किसी एक रिएक्शन को रोक दो आप, इसमें से किसी एक रिएक्शन को रोक दो। तो मैंने Fe वाली रिएक्शन को स्टॉप कर दिया, तो Fe वाली रिएक्शन स्टॉप होगी तो Fe का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, Fe का अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो बच्चों होगा क्या, जैसे जिंक ने लूज किया, तो बच्चों कैथोड पे देखो क्या हुआ कि ये 2H प्लस हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया H2O के अंदर। अब बच्चों ये जो जिंक प्लस 2 है ना, ये क्या कर सकता है, देखो जैसे इसको OH माइनस आइन मिल गए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड के अंदर। ये Zn प्लस 2 सल्फेट मिल गया, ZnSO4 में चला जाएगा। अगर इसको कार्बोनेट मिल गया तो ये कार्बोनेट में चला जाएगा। आप मुझे बताओ किसके अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसके अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिंक के बन रहे हैं, है ना। तो हमने Fe को बचाने के लिए, Fe को बचाने के लिए किसका सेक्रीफाइस किया, किसका बलिदान किया, किसका बलिदान किया, जिंक का किया। वेरी गुड, समझ में आया बच्चों, बोलो गैल्वेनाइजेशन समझ में आ गया, आ गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि
अगर Fe ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर अगर मैं टिनिंग कर दूं, टिनिंग का मतलब लेयर ऑफ टिन है ना, और लेयर ऑफ कॉपर, क्या ये आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर पाएंगे? कर पाएंगे। देखो, जब तक आपके उस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं लगा हो, कोई डेंट नहीं लगा हो, तब तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस पर कोई डेंट लग गया, समझ में आया? मतलब अगर डेंट लगने के बाद नीचे से आयरन अगर एक्सपोज हो गया ना, फिर पंगा हो गया भैया, फिर पंगा हो जाएगा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑफ आयरन है ना, वो दोनों से ज्यादा है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर और टिन दोनों से ज्यादा है ना बच्चों। तो अगर मान लीजिए ये आयरन का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, अगर इस पर मान लीजिए ये इस तरह का एक स्क्रैच लग गया, ठीक है बच्चों, ये इसके ऊपर एक कट लग गया है ना, स्क्रैच बन गया इसके ऊपर, समझ आ रही बात है? तो जैसे ये स्क्रैच बना, अब बोलो बच्चों ये आयरन एक्सपोज हो गया, और जैसे ही आयरन एक्सपोज हुआ, अब बोलो क्या होगा? एक्सपोज्ड Fe will act as एनोड। बोलो, अब बच्चों ये एनोड का काम करेगा, तो जो दूसरा मेटल है कॉपर या टिन, वो किसका काम करेंगे? बोलो बच्चों, मोर रिएक्टिव मेटल एनोड बना, तो लेस रिएक्टिव मेटल क्या बनेगा? कैथोड बनेगा, है ना। एक्सपोज Fe will act as एनोड एंड लेस रिएक्टिव मेटल will act as कैथोड। तो बोलो क्या होगा? रेट ऑफ रस्टिंग अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रस्टिंग खतरनाक वाली बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? बोलो बच्चों, तो ये जब तक काम का है, जब तक उस पर कट ना लगे, उस पर कोई निक ना लगे, उस पर कोई स्क्रैच ना लगे, कट लग गया ना तो पंगा है बच्चों। क्या समझ में आया? सेक्रीफाइशियल मेथड समझ में आया बच्चों? हाँ बच्चों, एक टाइम के बाद जिंक भी फिनिश हो जाएगा, तो हमें टाइम टू टाइम उसकी कोटिंग करवानी पड़ती है। जिंक की अगर आपने गैल्वेनाइजेशन किया, तो हमें टाइम टू टाइम उसकी कोटिंग करवानी पड़ती है ना, वो तो कोटिंग करवानी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं अपन कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये क्या है कैथोडिक प्रोटेक्शन? एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। देखो एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें मिट्टी के अंदर, है ना, बहुत सारे जो लिक्विड होते हैं उनको स्टोर करके रखना पड़ता है ना। और वो स्टोर अपन किस में करके रखते हैं? जनरली अपन आयरन के टैंक काम लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, बताओ पेट्रोल और डीजल, बताओ ये किस में स्टोर होते हैं? आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो, आपने कभी देखा होगा कि वहां पर अगर पेट्रोल आया हुआ है, तो वो जब वो वहां पर खाली हो रहा है, तो उस पेट्रोल पंप जो है ना, वहां पे नीचे वहां पर आयरन के टैंक होते हैं, उनके अंदर उनको स्टोर किया जाता है बच्चों, है ना, उनके अंदर उनको स्टोर किया जाता है। अब मुझे बताओ, अब ये आयरन के टैंक हमने कहाँ रख रखे हैं? सोइल के अंदर रखे हुए, मिट्टी के अंदर है बच्चों, नीचे दबे हुए, है ना। ये जो आयरन के टैंक है वो सोइल के अंदर है बच्चों, है ना। अब मुझे बताओ, सोइल के अंदर वो सारी कंडीशन आपको मिलेगी जो रस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है। देखो बच्चों, सोइल के अंदर वाटर जाता ही है, मॉइस्चर कंटेंट जाता है ना। सोइल के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, तो बोलो उस पर रस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना, लगेगा ना बच्चों? बोलो, लेकिन फिर भी हमें उसको मिट्टी में ही रखना है ना, सैंड के अंदर उसको रखना है। तो हम कैसे रखेंगे? देखो बच्चों सुनो, हम क्या करते हैं बच्चों, एक मोर एक्टिव मेटल लेते हैं। जैसे सपोज मैंने
एक मैग्नीशियम का ब्लॉक ले लिया, देखो ये मैंने एक मैग्नीशियम ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक को एक वायर के थ्रू मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, है ना। ये बच्चों कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। क्या मैग्नीशियम के ब्लॉक को Fe के टैंक से कनेक्ट कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इनकी ई नोट की वैल्यू लिखूं -2.37 वोल्ट, और ये बच्चों अब बताओ दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन, मैग्नीशियम या Fe? मैग्नीशियम होगा। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्या बनेगा, एनोड या कैथोड? मैग्नीशियम बनेगा एनोड बनेगा बच्चों, तो ये तो बन गया एनोड। अब अगर मैग्नीशियम एनोड बना तो आयरन क्या बना बच्चों, कैथोड बन गया। अब इस कैथोड से क्या फायदा हुआ, चेक कर सुनो, इससे फायदा क्या हुआ समझते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों, इस एनोड पर क्या हुआ, इस एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। देखो मैग्नीशियम इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बोलो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए। ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू वो लोग कहां जाएंगे, याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी एनोड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर के थ्रू कैथोड पे जाते थे क्या, याद है क्या, बोलो बच्चों। तो अब देखो, अब उस आयरन के कांटेक्ट में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, जो भी वहां पर ऑक्सीजन है ना बच्चों, वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बना देगा बच्चों, बोलो बनेगा, बनेगा क्या। अब मुझे बताओ हमने रस्ट को रोक दिया क्या, क्या हम रस्ट को रोकने में सक्सेसफुल रहे, क्या हम रस्ट को रोक पाए बच्चों। देखो हमने Fe का ऑक्सीडेशन नहीं होने दिया, नहीं होने दिया ना, नहीं होने दिया बच्चों। अब देखो ये जो Mg+2 है, हो सकता है ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अब जैसा इसको आयंस मिलेंगे वैसे देखो बच्चों, है ना बच्चों। बोलो समझ में आया। तो अब बात समझ में आई कि मैंने इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों बोला, बोलो बच्चों मैंने इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों बोला। अरे पुलकी जसूजा Fe इलेक्ट्रॉन माइनस में कहा कन्वर्ट हो गया है, पुलकी जसूजा ये इलेक्ट्रॉन Fe ने रिलीज किए क्या, अरे उस टैंक के ऊपर जो भी H+ आयन आए वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन Fe ने लूज किए क्या। बहुत ही हालत खराब है यार के बच्चों की। चित्रक सिंगल ये थोड़ी बहुत तो रस्टिंग होगी, थोड़ी बहुत तो रस्टिंग होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप मैग्नीशियम के ब्लॉक का साइज क्या लेते हो, है ना, उस वायर की कंडक्टिविटी क्या है, बट काफी हद तक इसको अपन प्रोटेक्ट कर पाते हैं, है ना। पुलकी जसूजा तेरे क्वेश्चन का आंसर मिला क्या। अब बच्चों इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको एक और नाम देते हैं अपन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। बोलो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्यों बोला, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्यों बोला बच्चों। देखो एक पूरा सेल बनाना, और जब एक सेल बना तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ ना, बोलो एक सेल बना तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ ना। तो बच्चों ये मेथड समझ में आ गए आपको, क्या ये मेथड समझ में आ गए।
हाँ वेरी गुड। आगे चलें। देखो बच्चों, रस्टिंग का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एक तो आपको रस्टिंग के ऊपर नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन बना सकता है, एक इसके मेथड पूछ सकता है कि किस किस मेथड से कर सकते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन लेते हैं फ्यूल सेल। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या है? देखो बच्चों, नाम से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which electricity is produced by the use of fuels like hydrogen, methanol, ethanol, है ना, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा, है ना। हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम कुछ फ्यूल्स काम में लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अपन फ्यूल्स काम में लेंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, एक बड़ा फेमस फ्यूल सेल है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, H2O2 सेल। इसको जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसके नेम के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है बेकोन सेल, इसको बोलते हैं बेकोन सेल। अब ये बेकोन सेल है क्या, इसको समझ लो बच्चों। देखो सुनो, इस बेकोन सेल के सेंटर में, एकदम सेंटर में इस तरह से एक कंटेनर है बच्चों। इस कंटेनर में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर के रखते हैं, ठीक है बच्चों। यहां हमने भर रखा है NaOH या KOH भर रखा है, ठीक है। अब देखिए, इसके इस साइड पर और इस साइड पर, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, वो ग्रिड लाइक होते हैं। इलेक्ट्रोड जो हैं वो इस तरह के ग्रिड लाइक होते हैं। ग्रिड समझते हैं, जाली जैसे, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। जैसे ये मैंने इसको एनोड बना दिया और इसको मैंने कैथोड बना दिया। ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इस साइड हम कंटिन्यूअसली क्या पास करते हैं इनके ऊपर, देखिए इधर से हम कंटिन्यूअसली इस पर हाइड्रोजन को पास करते हैं और इधर से ऑक्सीजन को पास करते हैं, ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। अब देखो सुनो, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने के लिए कुछ कैटलिस्ट भर देते हैं। जैसे देखो, प्लेटिनम है, सिल्वर है, या कॉपर है, या पैलेडियम, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनोड की, तो एनोड पर क्या होता है बच्चों, बताओ। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ये H2 सपोज ये ऐसे गया, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2H प्लस है वो 2OH माइनस से रिएक्ट कर जाएंगे और बना दिया 2H2। तो अल्टीमेटली बताओ रिएक्शन क्या हुई, अल्टीमेटली रिएक्शन ये हुई क्या, बोलो। अल्टीमेटली रिएक्शन क्या हुई, कौन बताएगा। अपन इन इक्वेशंस को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो, जो एनोड पर रिएक्शन हुई, अब बात कर लेते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर देखो बच्चों क्या होगा, कैथोड पर ये जो H2O है, ये OH माइनस, ये क्या करेगा, देखो ये जो है H2O, एक मिनट सॉरी, कैथोड पर अपन कौन सी गैस पास कर रहे हैं, कैथोड पर अपन कौन सी गैस पास कर रहे हैं बच्चों, बताओ।
ऑक्सीजन पास कर रहे हैं, तो अगर अपन ऑक्सीजन पास कर रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो गया 2OH माइनस के अंदर। समझ में आया? तो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कैथोड पर यूज आ गए। बोलो बच्चों, ये बात समझ आई? एनोड और कैथोड की रिएक्शन समझ में आई क्या? देखो आप इसको ऐसे समझो, ये बच्चों ये हाफ O2 था, हाफ O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो कन्वर्ट हो गया O-2 के अंदर। ये O-2 क्या करेगा, इस वाटर से इस H+ को अपनी ओर खींच लेगा। तो बच्चों क्या बन गया बताओ, इस O-2 के साथ एक H+ अटैच हुआ तो -2 और +1 नेट -1 आ जाएगा। तो कितने OH माइनस बन गए बच्चों, कितने OH माइनस बन गए? अरे टोटल 2 OH माइनस बन गए ना। समझ में आया क्या? 2 क्यों बनाए मैंने, 2 क्यों बनाए, समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो नेट सेल रिएक्शन में देखो क्या होगा, H2 2OH माइनस 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन, फिर H2O हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2OH माइनस। जब अपन इनका एडिशन कर देंगे तो एडिशन करने पे देखो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो बच क्या रहा है देखो, H2 प्लस हाफ O2 बच रहा है बच्चों, ठीक है, और H2। आप बताओ ये जो सेल बना है ना बच्चों, ये सेल बहुत ज्यादा यूजफुल है आज के कॉन्टेक्स्ट में। बताओ ऐसा क्यों? ये जो सेल बनाना आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूजफुल है बच्चों। ये इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि इसमें बन क्या रहा है बच्चों, इसमें बन क्या रहा है बताओ, बताओ इसमें बन क्या रहा है? वाटर बन रहा है ना। तो वाटर तो कोई भी आपका पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आया? तो बच्चों आज के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूल सेल बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखो बच्चों सुनो, आप बताओ इस इक्वेशन का एन बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है बताओ। ऊपर इक्वेशन देख के बता दो एनोड कैथोड की। 2 का हुआ है ना बच्चों। तो क्या मैं इसका डेल्टा G नोट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ बच्चों। तो जब मैं डेल्टा G नोट निकालूंगा 29650 1.23 डिवाइडेड बाई 1000, सोल्व करने पे बच्चों आता है 237.4 किलो जूल। ये इस इक्वेशन का डेल्टा G नोट है। अब देखो बच्चों, अगर आप हाइड्रोजन के 1 मोल का बॉम्ब कैलोरीमीटर कन्वर्शन करेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर आपने पढ़ा था क्या लास्ट ईयर? बॉम्ब कैलोरीमीटर बच्चों थर्मो में। तो जब आप 1 मोल हाइड्रोजन का कन्वर्शन करते हो ना तो बच्चों इतनी हीट जनरेट होती है ना, इतनी हीट जनरेट होती है। अच्छा आपने पढ़ा था क्या लास्ट ईयर कि डेल्टा G नोट क्या बताता है? डेल्टा G नोट क्या बताता है? जो यूजफुल वर्क हुआ ना उसको एक्सप्लेन कर रहा है। डेल्टा G नोट फ्री एनर्जी जो है वो यूजफुल वर्क को बता रहा है। तो अब देखो बच्चों, एनर्जी जनरेट तो कितनी हुई, एनर्जी जनरेट तो कितनी हुई 286, लेकिन यूजफुल वर्क में कितनी काम आई? देखो बच्चों यूजफुल वर्क में सिर्फ 237 ही काम आई है ना। अरे बेटा समझ में आया? तो बताओ मुझे, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो देखो कैसे निकालेंगे। ये बच्चों ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। डेल्टा H नोट तो रियल में कितनी हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे अपन मान लो 4 व्हीलर चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं, तो अपन बोले कि मान लीजिए 1 मोल आपका जो फ्यूल है उसको कंबशन से इतनी हीट जनरेट हुई, लेकिन उस हीट का बहुत सारा पार्ट
आपने देखा होगा कि जैसे साइलेंसर गर्म हो गया है ना, कुछ हीट हो सकता है, कोई साउंड के अंदर आपकी कंज्यूम हो गई, तो एफिशिएंसी 100% तो कभी नहीं आती ना। अरे बच्चों समझ में आई बात? क्या एफिशिएंसी 100% आती है क्या? एफिशिएंसी 100% आती है क्या? कभी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत सारे आपको पता होगा अनअवॉइडेबल आपका उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। तो देखो बच्चों, हम क्या लिखेंगे, 237.4 और ये इंटू 100 कर देंगे, तो ये लगभग लगभग 83% के आसपास आएगी, ठीक है ना। तो देखा जाए तो फ्यूल सेल की बहुत अच्छी बड़ी कैपेबिलिटी है ना बच्चों, समझ में आ रही बात? अब देखो बच्चों, ये जो फ्यूल सेल है ना, ये एक तो बहुत अच्छा है। आपको पता है बच्चों, अपोलो जो फ्लाइट मिशन था, अपोलो एक फ्लाइट प्रोग्राम था, याद है क्या? अपोलो फ्लाइट मिशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बच्चों पता है आपको, एस्ट्रोनॉट्स ने इसी सेल का यूज किया था, है ना। अब बोलो इस सेल में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है ना। तो उस वाटर को उन्होंने क्या किया था, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर लिया था। इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं ना। अच्छा एक चीज और सुनो, आपने थर्मल पावर प्लांट सुने? थर्मल पावर प्लांट जैसे राजस्थान में कई जगह है ना, सूरतगढ़ में है, आपके जैसलमेर में। तो थर्मल पावर प्लांट में आपने देखा होगा कि फ्यूल का कंबर्शन करके अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लेकिन बच्चों वहां पर आपने देखा होगा कि उनकी जो एफिशिएंसी आती है ना, नियर अबाउट 40%। 40% एक तो एफिशिएंसी कम आई, दूसरा आप वहां देखो कि वहां पे क्या बहुत ज्यादा जनरेट होने वाला है, वहां पे पोल्यूशन भयंकर वाला होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? तो बताओ फिर ये वाला सेल बेटर है या वो वाला बेटर है, थर्मल पावर प्लांट, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसको यूज क्यों नहीं करते बच्चों। तो यूज क्यों नहीं करते वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों बताओ, अपन इसमें यूज ले रहे हैं, इसमें यूज क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन, पता है। और हाइड्रोजन इस दुनिया की मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस है, पता है क्या? हाइड्रोजन इस दुनिया की मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन बॉम्ब नाम सुना आपने? हाइड्रोजन बॉम्ब, भैया इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। सेकंड, इसमें देखो बच्चों ध्यान दो, हम दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो यूज ले रहे हैं, वो कौन सी फेज में बच्चों? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सी फेज में? गैसियस फेज में ना। और गैसियस फेज के स्टोरेज के लिए आपको स्पेस बहुत चाहिएगा ना, गैसियस फेज के लिए स्टोरेज बहुत चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखो सुनो, आप ध्यान दो, यहां पर आपने जो कैटलिस्ट काम में लिए ना, देखो कैटलिस्ट प्लेटिनम सिल्वर, है ना, कॉपर तो इतना इफेक्टिव नहीं है, पैलेडियम बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं बच्चों, प्लेटिनम बहुत महंगा है, सिल्वर भी महंगा ही है कि नहीं है। कॉपर इतना इफेक्टिव नहीं है बट लिखा हुआ है मैंने, है ना, समझ में आ रहा है। तो जो इसके कैटलिस्ट हैं वो भी बहुत इफेक्ट क्या आपके कॉस्टली पड़ते हैं बच्चों, है ना। अच्छा सबसे लास्ट, आपने बीच में क्या भर रखा है, NaOH, है ना। तो बच्चों ये जो है ना, ये बेस धीरे धीरे क्या करता है कि इलेक्ट्रोड का कोरोजन कर देता है, उनको धीरे धीरे डिप्लीट कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट बात देखो, यहां अपन देखो, अपन गैसेज यूज ले रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिक्विड है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड है। बच्चों तीन अलग अलग फिजिकल स्टेट आ गई देखो, एक लिक्विड फेज है, एक गैसियस फेज है और एक सॉलिड फेज है। तीनों फेज डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट फेज में कांटेक्ट बनाना भी बहुत मुश्किल होगा। अरे तीन अलग अलग फेज में कांटेक्ट बनाना मुश्किल होगा ना, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैसियस फेज है। समझ में आई बात? बोलो। चलो बाकी अपन कल करते हैं इस पे बात, कल मैं इसको लिखा दूंगा आपको, वैसे नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका।